खड़ी अपना टिकट कन्फर्म करवाने के लिए टीटी का इंतज़ार कर रही थी। इतनी सारी भीड़ को निपटाते निपटाते टीटी ने मीता का टिकट देखकर कहा, आप S2 कोच में 12 नंबर सीट पर बैठिए, मैं वही आऊँ। यह ट्रेन उस सागर तक ही तो ले जा रही है। कितना बेचैन होगा सागर उसके बिना। एक एक पल भारी होगा उस पर, लेकिन 5 युगों की तरह बीते 5 दिन। उसकी जुबान नहीं बल्कि उसकी गहरी गहरी बोलती सी आंखें कहेंगी, वह है ही ऐसा। मीता अतीत में विचरण करने लगी। परसों दीदी के पास कटने जा रही हूँ। 4-5 दिन में आ जाऊँगी। दोनों बच्चों को देख लेना सागर। ठीक है, पर आप जल्दी आ जाना। फिर थोड़ा रुक कर सागर बोला, और यदि ज़रूरी हो न हो तो। ज़रूरी है तभी तो जा रही हूँ। मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पर बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाई है 1 हफ्ते की। फिर अगले माह बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और अगले हफ्ते। हाँ, जाऊँगी तो तभी तो साथ लाऊँगी। एक बार तो जाने दो मुझे। मेरे जाने का मकसद तुम ही हो। दीदी को बताने दो कि अब अकेली नहीं मैं। इतने में नीलेश और यश आ गए अपनी तूफानी चाल से। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की दोनों में होड़ लगी हुई थी। मीता दोनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। टेस्ट में दोनों ही फर्स्ट थे। दोनों को गले लगाकर मीता ने आशीर्वाद दिया, पर उसकी आंखें नम थी। कितनी अभागे हैं राजन। बच्चों की कामयाबी का यह गौरव उन्हें मिलता। पर दोनों बच्चों ने अपने कार्ड उठाए। वापस जाने को पीछे मुड़ते इससे पहले दोनों सागर के पैरों पर झुक गए। और आपका आशीर्वाद, वह तो सदा तुम दोनों के साथ है, कहते हुए सागर ने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, तुम दोनों को इंजीनियर बनना है, याद है ना? हाँ अंकल, याद है। पर शाम की आइसक्रीम पक्की हो तो। शाम की आइसक्रीम भी पक्की, और कल की एग्जीबिशन भी। वहाँ झूला झूलेंगे, खिलौने खरीदेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, और जितने भी गेम्स हैं वे सब हम तीनों खेलेंगे। हम तीनों मीन्स, यस बोला, मीन्स मैं, तुम और नीलेश और मम्मी। वह तो बेटे कल तुम्हारी आशा मौसी के पास कटने जा रही है। 4-5 दिन में लौटेगी। मैं हूं ना। हम तीनों धूम मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, और मम्मी को बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, ठीक? दोनों बच्चे खुश होकर बाहर चल दिए। मीता आश्चर्यचकित थी। पहले बच्चों को उस व्यवहार पर जो उन्हें सागर से आशीर्वाद पाने के लिए किया, फिर सागर के उस व्यवहार पर जो उस बच्चों के संग दोहराया। सागर की गहराई को अब तक महसूस किया था, आज उसकी ऊंचाई भी देख चुकी वह। किस मिट्टी का बना सागर, चुप रहकर सहना, हंसकर खुद के दुख दर्द को छिपा लेना, कहाँ से आती है इतनी ताकत? मीता शर्मिंदा हो उठी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझसे पहले तो आप पर आपके परिवार का हक है। फिर रोकने का हक भी तो नहीं है मुझे। आपकी जिम्मेदारियां तो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर आज़ादी को यहाँ बुलाना भी तो है। एकाएक झटके से ट्रेन रुक गई। आसपास फिर वही शोर, पैसेंजरों का चढ़ना उतरना, सभी की रेल पे जारी थी। मीता पर सीधी धूप आ रही थी। हल्की सी भूख भी उसे महसूस होने लगी। एक कप कॉफ़ी खरीदकर वह सिप लेने लगी। सामने की सीट पर बैठे
3-4 पुलिस अफसरों या तो अपनी बातों में मशगूल लग रहे थे, लेकिन हर एक की नज़र उस अपने शरीर पर चुभती महसूस हो रही थी। सागर और मिता का परिचय भी एक संयोग था। कभी कभी किसी डूबते को दिन का बनकर कोई सहारा मिल जाता है और वह अपने हिस्से का मजबूत किनारा तेज बहाव में कहीं खो जाता। यही हुआ था मीता के संग। अपने बेमेल विवाह की त्रासदी ढोते ढोते थक गई। वह पूरे एक मजबूत औरत जो है वह, मगर 11 सालों में पति रूपी दीमक ने उसे वजूद को ही चाटना शुरू कर दिया। तानाशाह, गैर जिम्मेदार और कुरपति का साथ उसकी सांसें रोकने लगा। प्रेम विवाह किया था मीता ने, लेकिन प्रेम विवाह एक धोखा और विवाह एक फांसी साबित हुआ। आगे जाकर पति को पूजा था बरसों उसने, उसकी एकाएक भावना की कदर की थी, उसे अपने पलकों पर बिठाया, उसे क्लास 1 अफसर की सीट तक पहुंचाने में भावनात्मक संबल दिया। उसने यह प्रेम की पराकाष्ठा ही तो थी कि क्लास 1 अफसर की सीट तक पहुंचाने में भावनात्मक संबल दिया। उसने ये प्रेम की पराकाष्ठा ही तो की थी। मीता ने अपनी शिक्षा, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं को परे हटाकर सिर्फ पति के वजूद। पुरुष प्रधान समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि प्राय हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई महिला होती है, लेकिन सफल व्यक्ति होते ही वह पुरुष किसी और मरीचिका के पीछे भागने लगता है। प्रेम विवाह करने वाले प्रेम की नई परिभाषाएं तलाशने लगा, एक के बाद दूसरे की तलाश में भटकने लगा। पद के साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, यह भूल ही गया था राजन। यहाँ तो पद के साथ साथ शराबी, अय्याशी और ज्यादतियाँ आज जुड़ी थी। प्रतिष्ठा को ताक पर रख राजन एक तानाशाह इंसान बनने लगा था। मीता का जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मीता की सारी कोशिशें बेकार हो गई। उसका स्वाभिमान उसे उकसाने लगा। दोनों बेटों की परवरिश, उनका भविष्य और ममता से भारी न था यह नरक। नतीजा ये हुआ कि शहर छूटा, कड़वा तीर्थ छूटा और नरक सा घर भी छूट गया। धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगी मीता। नई धरती, नए आसमान, नई बुलंदियों ने दिल से स्वागत किया था उसका। फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा काम आ गया, सो एक एक्सपोर्ट गवर्नमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। दोनों बच्चों की परवरिश और चैन से जीने के लिए पर्याप्त था। कुछ जिंदगियां एक डहरे पर आ गई। मारने से मन नहीं मरता, न मीता का कभी नहीं मरा। बेचैन मीता रात भर न सो पाती। नैतिकता की लड़ाई में जीत कर भी औरत के रूप में हार गई। लेकिन जीवन तो कार्य क्षेत्र है, जहाँ दिल नहीं दिमाग का राज चलता है। मीता फिर अपनी दिनचर्या से जूझने को कमर कस कर खड़ी हो जाती। चेहरे पर झूठा मुखौटा लगाकर दुनियादारी की भीड़ में शामिल हो जाती। लेकिन नीलेश अब चौथी और यश की दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। उस दिन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाना था मीता को। जाहिर है छुट्टी लेनी पड़ी। सागर दूसरे डिपार्टमेंट में उसी पद पर था। मीता ने जाकर अपनी स्थिति बताई और आने का कारण बताकर अपने डिपार्टमेंट संभालने की रिक्वेस्ट की। सागर ने मीता को आश्वासन दिया और मीता निश्चित होकर मीटिंग में चली गई। पिछले 3 साल से सागर इसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। अंतर्मुखी और गंभीर किस्म का व्यक्ति था सागर, सबसे अलग, अपने आप में सिमटा सा। दूसरे दिन मीता से पहले सागर को मिली। पिछले दिन की रिपोर्ट जो लेनी थी, धन्यवाद भी देना था। पता चला सागर आया ज़रूर है,
लेकिन कल से वायरल फीवर है उसे। तो आप ना आते, जब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी तो एप्लीकेशन भिजवा देते, मिता ने कहा। तो आपकी जिम्मेदारी का क्या होता? अरे जान से बढ़कर क्या जिम्मेदारी? हाँ शायद मेरे लिए थी जान, किसी में सागर के मुंह से निकल गया। मुस्कुराकर बात बदलते हुए बोला, आप सुनाइए, कल पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में क्या हुआ? फिर सागर खुद से नीलेश को यश की तारीफ के पुल बांधने लगा। आश्चर्यचकित थी मीता, सागर को ये सब कैसे पता? हैरान मत होइए, क्योंकि जब आप आइडल होती हैं तो बच्चे जहीन होते हैं। दिन बीतने दिन की रिपोर्ट देने लगा। थोड़ी देर बाद मीता अपने डिपार्टमेंट में चली गई। सारे दिन उसके भीतर एक ही अजीब सी हलचल होती रहती थी। सागर उसका अप्रत्याशित व्यवहारों से आंदोलित किए हुए था। 30-32 साल की उम्र होगी सागर की, लेकिन इस उम्र का सहज सामान्य व्यक्तित्व न था उसका। जो गंभीरता और सौम्यता 36-37 वर्ष में मीता को खुद में महसूस होती, वह कुछ खुद सागर को देखकर महसूस होता। उसे न जाने क्यों वह किसी की भीतरी मंथर में उलझा सा लगता। किसी और के व्यक्तित्व की जिंदगी में न दखल देना पसंद करती, न इसमें उसकी रुचि थी। पर सागर की आज बातों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी। मीता सोच रही थी, मेरा जैसा इंसान जिसने खुद को समेटते समेटते अब किसी एक से इंच की फासले के लायक न रखा, वह किसी भावनात्मक संबंध के लिए सोचेगा तो सबसे बड़ी सजा देगा खुद को। मेरी जिंदगी तो खुला पन्ना है, जिसके हाशिए, कोमा, मात्राएं सब कुछ उजागर है। बस नहीं, वह पूर्ण विराम होता भी कैसे? जब जिंदगी कुछ कटा पिटा वाक्य हो तो पूर्ण विवाह के लिए जगह की ही कहाँ होगी? आज सागर सर की गहरी आंखों ने दर्द की हदों को हौसले से छू दिया। भरभराकर सारे छाले फूट गए। मजाक करने के लिए किस्मत हर बार बुझी को क्यों चुनती है? को पत्र लिखा, तुरंत उनका जवाब आया। शायद कुदरत अपनी गलती पर पछता रहा हो। मीता, जो होगा अच्छा होगा। सागर के रूप उसे अपना हमदर्द तो मिला। आंटी, आपका पर्स नीचे गिरा है। बहुत देर से आवाज़ से स्मृतियों की यात्राओं में पड़ाव आ गया। सामने की सीट पर बैठी एक युवती मीता को जगा रही थी। उसे लगा मीता सो रही है। मीता ने पर्स उठाया और थैंक यू बोला। कितनी अजीब होती हैं सफ़र की स्थितियाँ। या तो हम अतीत में होते हैं या भविष्य में। गाड़ी के पहिए आगे बढ़ते और यादें पीछे लौटती हैं। पीछे छूटे लोगों की गंध और चेहरे साथ चलते महसूस होने लगे। चलते वक्त आसादी की आंखें भर कर रो रो कर लाल हो गई। फिर किसी तरह समय को संयत कर बोली, आज पहली बार लग रहा है मीता कि मैं अपनी बहन नहीं, बेटी को विदा कर रही हूँ। अब जब आएगी तो अपने परिवार के संग आएगी। तेरा मुख देखने की आंखें तरस गई। मीता, सागर तो फरिश्ता बनकर आया है मेरे लिए, वरना राजन ने तो। छोड़ो ना आसादी, ये मत याद करो, वह सब मत दिलाओ।